नमस्कार। आज वैश्विक स्तर पर मृत्यु का तीसरा सबसे बड़ा कारण है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज यानी हृदय धमनी रोग, जिसे संक्षेप में CVD कहते हैं। भारत इस रोग का सबसे बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। एक इंटरनेशनल मेडिकल जर्नल द लेसेंट के अनुसार 1990 में देश में हृदय रोगियों की कुल संख्या 15 करोड़ थी, जो 2016 में बढ़कर 28 करोड़ हो गई। 2020 के लिए कोई ऑफिशियल डेटा अवेलेबल नहीं है, पर स्टडी और प्रैक्टिकल अनुभव बताते हैं कि संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। खतरा केवल बढ़ती संख्या ही नहीं, बल्कि यह भी है कि अब इसकी गिरफ्त में आने वाले लोग बहुत कम उम्र के होने लगे हैं। एक्सपर्ट्स इसका कारण वर्तमान लाइफस्टाइल को मान रहे हैं। अगर लोग थोड़ी सी सावधानी बरतें तो हृदय संबंधी बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। वर्तमान कोरोना खौफ के दौर में यह और भी ज़रूरी हो गया है, क्योंकि अनुभव बता रहे हैं जिसे हार्ट या कोई अन्य डिजीज होता है उसके लिए कोरोना और भी खतरनाक हो जाता है। इसलिए आज के सेशन के लिए हमने यही टॉपिक चुना है। इस टॉपिक पर हमें अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर नीरज कुमार झा। और जब एक्सपर्ट हो तब मुझे ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, इसलिए सीधे अब मैं डॉक्टर साहब के पास ही चलती हूँ। डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम में आपका अभिवादन और बहुत बहुत स्वागत है। मैं अपने सभी पार्टिसिपेंट्स और दर्शकों का भी अभिवादन और स्वागत करती हूँ। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आमतौर पर एज ए लेमैन हम जिसे हृदय रोग या हार्ट डिजीज़ कहते हैं, उसके अंतर्गत कौन कौन सी सामान्य समस्याएँ आती हैं? क्या इसमें उम्र के अनुसार भी अंतर होता है? जैसे हार्ट से संबंधित बच्चों की सामान्य समस्याएं बड़ों या बुजुर्गों से अलग होती हैं? बिल्कुल ऐसा ही होता है। बच्चों में होने वाले डिजीज बड़ों में होने वाले डिजीज से कम्प्लीटली डिफरेंट होते हैं और उनके कॉज भी अलग है, उनकी ट्रीटमेंट भी अलग होती है। आमतौर पर हम लोग कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का मतलब हार्ट अटैक जानते हैं, और आपने जैसा कि आपने कहा, एक सिंपल लैंग्वेज में एक टाइम में यानी 2000 के स्टार्टिंग में जो हार्ट की वजह से डेथ हुई वो 26% थी, जो कि आज बढ़ के 32% हो गई। मतलब टोटल कॉज की 32% लोग यानी ऑलमोस्ट हर एक 4 में से एक डेथ हार्ट की वजह से होती है। और जो बुजुर्गों में यानी आजकल के एज में 40 के बाद जो सबसे मोस्ट कॉमन डिजीज है वो हार्ट अटैक की समस्या है। ये मोस्टली पीक पे आती है 50 साल के बाद, और जो यंगर एज में होती है वो होती है वाल्व की समस्या, और जो बिल्कुल बच्चों में होती है उसे बोलते हैं कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज। मतलब उन बच्चों का जन्म से ही हार्ट डिफेक्टेड फॉर्मेशन में होता है। ये तीनों कंप्लीटली डिफरेंट चीजें हैं। हालांकि ज्यादातर जो कॉमन पब्लिक होते हैं वो हार्ट अटैक से रिलेशन रखती है, उन्हीं के बारे में ज्यादा सुनते हैं, लेकिन ये तीनों ही इक्वली खतरनाक डिजीज है और हमारे समाज पर एक बहुत बड़ा बर्डन है। तो ये जिसे हम लोग आमतौर पर हार्ट अटैक कहते हैं वो क्या है? किसी की डेथ होती है, हम यही सुनते हैं कि हार्ट अटैक से उसकी डेथ हो गई। तो ये हार्ट अटैक क्या होता है और इसका क्या ट्रीटेबल है? इसको रोका जा सकता है? हार्ट अटैक आप समझने के लिए ऐसे समझें कि एक हार्ट जो है वो इंजन है, और उसे पेट्रोल जो सप्लाई करने के लिए पेट्रोल पाइप होते हैं वो कोरोनरी आर्टरीज होती है। यानी इंजन अपनी जगह अच्छा है, लेकिन अगर उसे पहुंचने वाले पेट्रोल कहीं पर कहीं ब्लॉकेज है तो फिर इंजन अपना काम नहीं करेगी, कुछ देर के बाद इंजन बंद हो जाएगी। एग्जैक्टली यही समस्या होती है हार्ट में। हार्ट में एक बार हार्ट अच्छा है, लेकिन उसे सप्लाई करने के लिए जो ब्लड, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, ये सब सप्लाई करने के लिए जो ब्लड वेसल्स होते हैं यानी कोरोनरी आर्टरीज, उसमें किसी वजह से ब्लॉकेज आ जाती है, जिसकी वजह से हार्ट को न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन और बाकी रॉ मटेरियल्स जो उसका काम करने के लिए चाहिए वो भरपूर मात्रा में नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से उसमें फेलियर होती है, और इसी को हार्ट अटैक बोलते हैं। आमतौर पे ये जो ब्लॉकेज आते हैं वो हमारे लाइफ स्टाइल से रिलेटेड है। जैसे ये एज भी एक सकते हैं 40 के बाद ये स्टार्टिंग होती है, और लेकिन बहुत सारे ऐसे भी पहलू हैं जिसे कंट्रोल किया जा सकता है, जैसे कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, स्मोकिंग। ये सारे चीजों को अगर हम कंट्रोल करें, स्मोकिंग को छोड़ दें, अपना वजन कंट्रोल करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, हेल्दी डाइट रखें, तो बहुत हद तक इसे कंट्रोल किया जा सकता है।
और आज इसके बढ़ते हुए इंसिडेंट्स के लिए, मतलब आजकल के जो इसकी समस्या दिन पर दिन बढ़ रही है वो हमारे लाइफ स्टाइल की वजह से। और यही रीजन है कि पहले के जमाने में जब इन्फेक्टियस डिजीज यानी बैक्टीरिया, वायरस, इससे ज्यादा डेथ होते थे, आजकल के जमाने में हार्ट की डिजीज, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, कैंसर, ये सब एक लीडिंग कॉज हो रही है डेथ की। जैसे कि हार्ट अटैक के लिए कॉमनली जो होता है लोग ऑपरेशन करवाते हैं, तो मैं ये जानना चाह रही थी ऑपरेशन के बाद इसका परमानेंट ट्रीटमेंट हो जाता है या फिर कोई प्रिकॉशन रखना होता है या फिर से ये बीमारी हो सकती है हार्ट अटैक के बाद? हाँ, ये भी इस जगह पर मैं अपने दर्शकों को ये भी क्लियर करना चाहता हूँ कि हार्ट अटैक मतलब ऑपरेशन नहीं हो। हार्ट में कितने % ब्लॉकेज है, वो ब्लॉकेज एग्जैक्टली किस जगह पर है और किस एक्सटेंट तक है, हार्ट की ओवरऑल फंक्शन क्या है, ये सारी चीज पर उसके ट्रीटमेंट डिपेंड करती है। अगर ब्लॉकेज छोटे सेगमेंट है और 50% से कम है तो फिर ऐसे कंडीशन में सिर्फ मेडिसिन देने होता है और कुछ नहीं करना होता, और लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन ऑफ कोर्स। अगर 50% से, या फिर एक इम्पोर्टेंट पार्ट जो कोरोनरी आर्टरीज की जिसको बोलते हैं लेफ्ट मेन डिजीज, अगर वहां पर हो या फिर बहुत लंबे सेगमेंट हो तो सर्जरी करना पड़ता है। और अगर एक छोटे सेगमेंट में सिंगल ब्लॉकेज हो तो फिर स्टेंटिंग करने से ही काम चल जाती है। ऑब्वियसली अलग अलग स्टेज पे अकॉर्डिंगली डॉक्टर इस चीज को चूज करते हैं कि कौन सा पेशेंट किस ट्रीटमेंट के लिए सुटेबल। लेकिन ट्रीटमेंट जो भी हो, पेशेंट को उसके बाद कुछ लाइफ टाइम मेडिसिन लेने होते हैं, लाइफ स्टाइल में चेंज करना पड़ता है, जैसे कि डायबिटीज पे कंट्रोल, शुगर पे कंट्रोल, ब्लड प्रेशर पे कंट्रोल, लाइट एक्सरसाइज, ये सारे चीज करने पड़ते हैं। ये सारे चीज ऑपरेशन या ट्रीटमेंट होने के बाद, आइदर ऑपरेशन या फिर स्टेंटिंग, इसके बाद करने होते हैं। और जिसका ऑपरेशन नहीं हुआ है या जिसकी स्टेंटिंग नहीं हुई है और सिग्निफिकेंट ब्लॉकेज है, ऐसे कंडीशन में हम लोग पेशेंट को रेस्ट के लिए एडवाइस करते हैं, क्योंकि कोई भी ऐसे कंडीशन जो हार्ट को अपने फंक्शन इंक्रीज करने के लिए प्रोत्साहित करती है, जैसे रनिंग, स्टेयरकेस, जैसे सीढ़ी चढ़ना, या फिर इस तरह के कोई भी चीजें जिससे आप हांफते हैं, हार्ट रेट बढ़ता है, वो पेशेंट को हार्ट अटैक करने के लिए स्टिमुलेट करती है। तो इस चीजों को अवॉइड कर दिया जाता है। ये ओनली ध्यान रखने वाली बात है, ये सारे चीजों को अवॉइड करना है ट्रीटमेंट से पहले, लेकिन ट्रीटमेंट के बाद आपको एक्सरसाइज रिज्यूम करना है। डॉक्टर साहब, आपने लाइफ स्टाइल की बात की, उस पर हम थोड़ा डिटेल से जानेंगे। लेकिन इससे पहले आपने कहा था कि यंग एज में जो या बच्चों में वॉल्व डिजीज ज़्यादा होता है, मतलब रिलेटेड है हार्ट से, लेकिन वॉल्व डिजीज मैं उसके बारे में थोड़ा डिटेल से जानना चाहती हूँ कि वॉल्व डिजीज क्या है और इसको क्या प्रिवेंट किया जा सकता है? हार्ट में मेनली 4 तरह के वाल्व होते हैं जो हार्ट में एक यूनी डायरेक्शनल फ्लो इंश्योर करते हैं, यानी एक सिंगल डायरेक्शन में फ्लो होती है, वो ब्लड की फ्लो रिवर्स नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर किसी पॉइंट पर ये वाल्व खराब हो जाते हैं तो या तो फॉरवर्ड ऑब्स्ट्रक्शन होता है, यानी हार्ट आगे में ब्लड का प्रवाह आगे की तरफ नहीं हो पाता है ठीक से, या फिर पीछे की तरफ कभी कभी ब्लड के प्रवाह होती है। ये दोनों ही कंडीशन इक्वली डेंजरस। छोटे बच्चों में भी हार्ट का प्रॉब्लम, वाल्व का प्रॉब्लम होता है, लेकिन हमारे यह देश में सबसे मेन समस्या एक रूमेटिक हार्ट डिजीज की है। इसका ओरिजिन इन्फेक्शन से होता है, मतलब एक बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस एक बैक्टीरिया होती है, उसकी स्ट्रक्चर और हार्ट के वाल्व की एक स्ट्रक्चर दोनों सिमिलर होते हैं। यानी जो बॉडी का डिफेंस सिस्टम जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट में काम करती है, स्ट्रक्चर सिमिलरिटी की वजह से सेम मैकेनिज्म हार्ट के वाल्व को भी अफेक्टेड करती है। इसकी वजह से ये प्रॉब्लम होता है और ये डेवलपिंग कंट्रीज में ज्यादा कॉमन है और हमारे लोअर सोशो इकोनॉमिकल स्टेज में भी ज्यादा कॉमन है। इसकी वजह से वाल्व कभी कभी ओपन तो ठीक से हो पाते हैं लेकिन क्लोज नहीं हो पाते हैं ठीक से, इसे स्टेनोसिस बोलते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि क्लोज तो ठीक से हो पाते हैं लेकिन इसे रिगर्जिटेशन बोलते हैं। हेलो, तो इसके लिए प्रिवेंशन के लिए क्या किया जाए? जैसे आपने बताया लोअर सोशियो इकोनॉमी में ये ज़्यादा चलता है, मतलब प्रिवेंट करता है, तो इसका मतलब इसको प्रिवेंट करने किया जा सकता है, इसका रिस्क थोड़ा कम किया जा सकता है? हाँ हाँ, बिल्कुल कम किया जा सकता है। रूट कॉज है वो इन्फेक्शन है, और ये सोर थ्रोट जैसा इन्फेक्शन है, गले में खराश जैसा इन्फेक्शन है। जिस पेशेंट को इससे लिए ससेप्टेबल होता है और रूमेटिक हार्ट डिजीज या रूमेटिक फीवर एक बार डायग्नोज्ड हो, उसे काफी लंबे टाइम के लिए पेनिसिलिन का इंजेक्शन के लिए डॉक्टर एडवाइस करते हैं, जिसे हर एक 21 दिन में एक इंजेक्शन लेना होता है। कुछ मेडिसिन भी है जो इसका सब्सटीट्यूट है और इन्हें वो काफी लंबे टाइम के लिए दिया जाता है।
अगर इस चीज का वो ठीक से फॉलो करे तो इस डिजीज को काफी हद तक एवॉइड किया जा सकता है। इसके अलावे अपना पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना, इन्फेक्शन को प्रॉम्प्टली ट्रीट करना और उनको रोकथाम के लिए एक जो ओवर क्राउडिंग नहीं होना चाहिए करने से ये प्रॉब्लम सॉल्व किया जा सकता है। यही वजह है कि ये प्रॉब्लम डेवलप्ड कंट्री में काफी ज्यादा है। सर, तो इसके बाद से मुझे दो चीज़ समझ में आ रहा है। तो फैलता कैसे है, मतलब खाने से, पीने से, पर्सनल टच से। और दूसरी बात है कि क्या जो प्रेग्नेंट लेडी हैं उनको तो दो चीज़ से, तो उनको मेडिसिन सभी टाइप का नहीं, जैसा कि हम सुनते हैं एज ए लेमैन कि प्रेग्नेंट लेडी को हर टाइप का मेडिसिन नहीं दिया जाना चाहिए, बहुत प्रिकॉशन होता है। और क्या उस समय कोई ऐसा प्रिकॉशन है कि उनका बेबी को इस टाइप की प्रॉब्लम ना हो? ये एक ट्रिकी है। जो पहला आपका क्वेश्चन जो था कि इन्फेक्शन कैसे होता है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। और बैक्टीरियल इन्फेक्शन मोर और लेस ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की इन्फेक्शन है। तो इसलिए कॉफ एंड कोल्ड जिसका ससेप्टेबल होते हैं, मेल न्यूट्रिशन, ये सारे इसके लिए प्रेडिस्पोजिंग फैक्टर। और पर्सनल हाइजीन भी इसके लिए मेंटेन करना होता है। तो कम्युनिटी में ओवर क्राउडिंग भी इसको, पर्सनल हाइजीन मतलब 2 बार ब्रश करना, इस टाइप की। ओरल कैविटी के लिए हाइजीन, न्यूट्रिशन और ये सब अच्छे से मेंटेन करना होता है। हेलो। हाँ, अच्छा, जैसे हम लोग बच्चों में बात कर रहे थे अभी, तो बच्चों का जो डिजीज होता है तो उसका ट्रीटमेंट का सही टाइम क्या है? क्योंकि आजकल कुछ बच्चों को बाय बर्थ जो हार्ट डिजीज होता है, इसका नंबर भी बढ़ता जा रहा है। तो उस किस स्टेज में बच्चों का ट्रीटमेंट हो जाना चाहिए? ये आपने 2 क्वेश्चन पूछा है, मैं एक एक करके आंसर देता हूँ। एक तो वाल्व की डिजीज इन प्रेगनेंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वाल्व अगर कोई प्रॉब्लम होते हैं तो उसे 2 तरह के वाल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी का आपने नाम सुना होगा। उसमें 2 तरह के वाल्व में एक होता है मैकेनिकल वाल्व। ये दोनों वाल्व डिफरेंट टाइप के होते हैं। हेलो, आपकी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है आपकी। हाँ, जो मैकेनिकल वाल्व होते हैं, नहीं तो मैं जो मैकेनिकल वाल्व होते, बच्चों का किस एज में ट्रीटमेंट या ऑपरेशन होना चाहिए? आफ्टर बर्थ तुरंत ही हो जाना चाहिए या कुछ दिनों के बाद? सही टाइम क्या है ट्रीटमेंट के लिए या ऑपरेशन के लिए? बच्चों में बहुत तरह के प्रॉब्लम होते हैं और किस स्टेज में उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए ये डिपेंड करता है कि वो किस स्टेज में है और कौन सी बीमारी उनको है। आमतौर पर बच्चों में मोस्ट कॉमनली दिल में छेद की समस्या होती है, जो 2 लेवल पर हो सकती है। यानी एक को बोलते हैं एट्रियम के लेवल पे, एएसडी जिसे बोलते हैं, और एक होता है वेंट्रिकल के लेवल पे, जिसे वीएसडी बोलते हैं। और एक और प्रॉब्लम होती है टेट्रालॉजी ऑफ फेलो जिसे बोलते हैं। ये 3 प्रॉब्लम काफी कॉमन है जिसके लिए सर्जरी करनी पड़ती है। आजकल बहुत सारे डिवाइस से भी इसके ट्रीटमेंट होते हैं, लेकिन मोस्टली ये 3 काफी कॉमन प्रॉब्लम है। इसमें वीएसडी ज्यादा डेंजरस होता है, यानी 2 वेंट्रिकल के बीच में ये कम्युनिकेशन होता है। एक वेंट्रिकल से ब्लड दूसरे वेंट्रिकल में जाता है इसमें, और इसके लिए अर्ली स्टेज में सर्जरी रिकमेंडेड है। मतलब ये कभी कभी विद इन फ्यू मंथ या फिर 1 साल के स्टेज में या 2 साल के स्टेज में किया जा सकता है। और इनके लेवल पे छेद होते हैं जिसे एएसडी बोलते हैं, वो वेल टॉलरेटेड होता है, उसे लंबे टाइम के बाद भी ऑपरेशन करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जैसे 5 साल में, 6 साल में, ऐसे करके। वो कभी कभी डिटेक्ट ही होते हैं एडल्ट स्टेज में, कभी कभी 40 ईयर के एज में, तो उसे बाद में भी ऑपरेट करने से प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन कुछ और टेट्रालॉजी या फेलो जैसे प्रॉब्लम होते हैं, वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती है। उसे जब ऑपरेशन करने के लिए 1 साल के बाद किसी भी स्टेज में कर सकते हैं, लेकिन अगर कंडीशन अच्छी नहीं हो तो हम लोग उससे पहले भी हम लोग कर सकते हैं। हार्ट की प्रॉब्लम जो बच्चों में होती है मोस्टली लंग्स को भी अफेक्टेड करती है, और ये प्रॉब्लम की वजह से लंग्स परमानेंटली डैमेज हो जाते हैं। मतलब एक स्टेज के बाद ऑपरेशन करने से हार्ट की तो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, लेकिन लंग्स में जो परमानेंट प्रॉब्लम हो गई वो कभी ठीक नहीं होगी। इसलिए प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होती है। तो इस टाइमिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये टाइमिंग बहुत वेरी करती है केस टू केस, इसलिए डॉक्टर की एडवाइस मान करके ये जब भी एडवाइस करे डॉक्टर, उस टाइम में डेफिनेटली सर्जरी करा लेनी चाहिए। ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताया कि हार्ट ठीक हो जाएगा लेकिन लंग्स के ठीक होना मुश्किल हो जाएगा। अभी तो जब डिजीज हो जाए, कोई बीमारी हो जाए, फिर क्या करें? तो जनरली बीमारी होने के बाद हम डॉक्टर के शरण में ही जाते हैं, फिर जो करना होता है डॉक्टर ही करते हैं।
तो इसलिए मेरा फोकस है कि अब हमें ये बताइए कि ऐसा कौन सा हो कि हमें आपके पास जाना नहीं पड़े, मतलब डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़े। प्रिकॉशन क्या क्या हमें खाने पानी का प्रिकॉशन बताएं। जैसे लोग कहते हैं तेल मसाला से होता है, तो क्या इसे हम अवॉइड करें, बिल्कुल ही नहीं खाएं, कुछ कम खाएं, फाइबर खाएं या क्या? इससे पहले हमें उसके बारे में, डाइट के बारे में थोड़ा सा सलाह दीजिए। कॉन्जेनाइटल जो डिजीज होती है जो बच्चों में होती है उसके लिए प्रेग्नेंट लेडी को प्रेगनेंसी रिसीव करने से पहले से ही प्रिकॉशन रखना पड़ता है। उसमें विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है, और कुछ नहीं रीजन। बहुत सारे मेडिसिन होते हैं जो इस तरह के डिजीज को कॉज करते हैं, तो कोई भी मेडिसिन प्रेग्नेंट लेडी ऑलवेज लो कॉन्जेनाइटल डिजीज के लिए है। इसके आजकल बहुत सारे स्क्रीनिंग भी होते हैं जो पैदा होने से पहले जब बच्चे माँ के गर्भ में होता है उस टाइम में ही डिजीज का पता चल जाता है। उसके या तो प्रेगनेंसी को उस टाइम में टर्मिनेट किया जा सकता है, नहीं तो बाद में इसके लिए प्रिपरेशन किया जा सकता है। ये हो गई कॉन्जेनाइटल के लिए। एडल्ट के लिए प्रॉब्लम की जो बात है उसमें एडल्ट के लिए फॉर्चुनेटली भगवान ने तो अच्छी हार्ट लेकर के लोगों को भेजा होता है, लेकिन हम लोग अपने हैबिट की वजह से उसे खराब कर लेते हैं। एक्सरसाइज काफी जरूरी है और फिजिकल एक्टिविटीज काफी जरूरी है। अगर फिजिकल एक्टिविटीज लोग अपना रेगुलरली रिज्यूम करें तो फिर जो ऑयल ये सब भी बर्न हो जाती है, ये ज्यादा खराबी नहीं करती। जैसे मैनुअल लेबर्स में अगर वो एक एक्स्ट्रा ऑयल भी खाते हैं उनके लिए फायदेमंद है, इवन उसके लिए नुकसान तो नहीं करेगा। लेकिन अगर वही सेडेंट्री लाइफ स्टाइल वाले लोग खाते हैं तो उन्हें ये काफी ज्यादा नुकसान करेगा। तो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन में सबसे पहले चीज मैं यही कहूंगा कि लोगों को एक्टिव रहना चाहिए। एक्सरसाइज को अपने डेली रूटीन का एक पार्ट बनाए। और दूसरा स्मोकिंग अल्कोहल यानी निकोटीन, इसको हम लोग को छोड़ना होगा। ये दो चीज करने से आपके बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। जैसे एक्टिवली एक्सरसाइज करने से मोटापा नहीं होगा, और मोटापा कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, शुगर, इस तरह की बहुत सारी बीमारियों की जड़। तो एक दो चीज बस प्रिकॉशन रखने से ये चीज हो जाएगा। और हमारे इंडिया में एक कॉमन प्रॉब्लम है कि सभी जो भी एक्सरसाइज करते हैं वो 30 के बाद ऑलमोस्ट बंद कर देते हैं। यंगर एज वाले कुछ एक्सरसाइज करते हुए लेकिन ओल्डर एज वाले नहीं करते। लेकिन मैं यहाँ ये चीज दर्शकों को बोलना चाहूंगा, ये जो कोरोनरी डिजीज की वजह से हार्ट अटैक होते हैं उसका फॉर्मेशन, डिजीज का जो रूट एस्टेब्लिशमेंट होता है वो 30 के 40 एज में ही होते हैं। हाँ, उसका मैनिफेस्टेशन हार्ट अटैक वो जरूर 50-60 के एज में जाके करता है, लेकिन उसकी शुरुआत इसी एज में होती है। इसलिए हमें इस 30 से 40 के एज को काफी गंभीरता से लेना चाहिए और उसे हेल्थ पर फोकस करना चाहिए। तो आपने बात की है, तो आज के समय में सभी एक्टिव तो सभी रहते हैं, अलग बात है कि कोई टीवी पे रहते हैं, कोई कंप्यूटर पे रहते हैं, उस टाइप की एक्टिविटी हमारी ज़्यादा हो गई है। और जो ज़्यादा एक्टिव है तो वॉक कर लेते हैं। तो वॉक ऐसा भी है कि कितनी देर एक्टिव होना चाहिए या क्या स्पीड होना चाहिए कि हमारा कैलोरी बर्न हो सके, हमारी सांसें फूल सके। ऐसा कोई हम कब, मतलब मैं ये जानना चाहती हूँ कि कब हमें लगे कि हम एक्टिविटी जो कर रहे हैं वो राइट डायरेक्शन में कर रहे हैं। अदरवाइज बात करते हुए मॉर्निंग में टहल सकते हैं। ये मैं जानना चाहती हूँ कि हमें कैसे लगेगा कि राइट तरीका क्या है करने का और कितनी टाइमिंग देना चाहिए। टाइमिंग और राइट तरीका ये एज के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मोस्टली अगर जाती है, सांसें तेज होने लगती, उसे बोलते हैं कि कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज। अगर कोई लेडी है जो या फिर कोई बुजुर्ग हैं जो एकदम धीरे धीरे टहल रहे हैं, ये ज्यादा एड अप नहीं करता है उनके लाइफ स्टाइल में। कभी कभी आजकल हम लोग ये भी देखते हैं कि जिनके पास मोस्टली शहर में जिनके पास गाड़ी है वो कभी पैदल नहीं वॉक करते हैं। इवन अगर आपको 1 किलोमीटर भी कभी नॉर्मल घरेलू काम से निकलना हो तो आप गाड़ी लेकर के निकलते हैं। ऐसे कंडीशन में एक इम्पोज हो जाता है कि आपको जिम की तरफ जाना होगा या फिर घर में एक टाइम स्पेशली निकाल करके योगा करना होगा। मेरा रिकमेंडेशन है कि अपनी डेली लाइफ में, जैसे अगर आप ऑफिस थोड़ी दूर पे है, 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर है, तो आप वहां पे पैदल जाएं, पैदल आए। ये जो आपके काम भी हो जाएगी और आपको एक एक्स्ट्रा बर्डन भी नहीं होगा। जैसे गांव घर के लोग होते हैं वो ज्यादा गाड़ियों का यूज नहीं करते हैं, इसीलिए कोरोनरी डिजीज गांव में अभी लिमिटेड है। ये ज्यादा हार्ट की डिजीज होती है वो शहर में और हायर क्लास में ज्यादा होती है, खासकर कोरोनरी डिजीज। नहीं तो अब जैसे हम लोग जैसे स्पेशली बुजुर्गों के लिए काम करते हैं, अभी हमने बच्चों पर बात की है, मैं थोड़ा बुजुर्गों के लिए प्रिकॉशन लेना चाहूँगी कि अभी का जो टाइम है स्पेशली कोरोना के लिए, तो बुजुर्ग एक ज़्यादा ही रिस्क जोन में आ गए हैं।
बच्चे अभी जोन में आते हैं, उनके लिए कोई स्पेशल प्रिकॉशन आप बताना चाहेंगे कि फिर ज़्यादा एक्सरसाइज भी नहीं कर सकते हैं, अभी घर से बाहर भी नहीं जा सकते, योगा वगैरह भी वो इस लेवल का नहीं कर सकते, और वॉक वगैरह भी इस टाइप का करना मुश्किल होता है उनके लिए। कई बार हार्ट ठीक भी हो, घुटना साथ नहीं देता कि इतना चले कि उनकी सांसें फूल जाए, तो क्या वो बैठे बैठे लाइक जैसे हंसी वाला कुछ लोग करते हैं कि वो नकली हंसी भी हंसे, तो उस टाइप का कुछ कर सकते हैं मतलब हाँ वो। बिल्कुल कर सकते हैं। बुजुर्गों के लिए मैं बोलूंगा कि वो जितना फास्ट चल सकते हैं, टहल सकते हैं, ये उनके लिए सफिशियंट है। क्योंकि हमारी जो एज होती है वो 75 के एज तक डॉक्टर का टारगेट ये होता है कि उसके आसपास तक लोग हेल्दी रहे। आप किसी को अमर नहीं बना सकते हैं, एक न एक टाइम तो आता ही है सभी के लाइफ के जिसमें एंडिंग होती है। तो बुजुर्गों के लिए मेरे ख्याल से जिनके नी का भी प्रॉब्लम होता है वो फास्ट वॉकिंग जहां तक वो कर सकते हैं वो उनके लिए एडवाइजेबल है। जो फास्ट वॉकिंग नहीं कर सकते हैं नी के लिए वो अपर बॉडी एक्सरसाइज जैसे फ्री हैंड एक्सरसाइज, योगा भी उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। अगर इससे सब कुछ कंट्रोल नहीं होता है देन उन्हें मेडिसिन भी लेना होगा साथ में। जैसे कि अब बुजुर्गों के लिए खाने पीने का कुछ स्पेशल प्रिकॉशन है क्या? जैसे मैंने बच्चों के लिए पूछा, उनके मदर के लिए पूछा, जैसे मैंने सुना है कि ये बताते हैं कि फाइबर वाला फूड लेना चाहिए और मिक्स ग्रेन लेना चाहिए, इस टाइप का कुछ है? हाँ, बुजुर्गों के लिए हाई फाइबर और जैसा कि बाकी लोगों के लिए भी होता है, यंगर लोगों के लिए होता है कि जो फास्ट फूड है और लो ऑयल कंटेंट फूड ये ज्यादा रेकमेंड, ये बुजुर्गों पर भी अप्लाई होता है। लेकिन उसके अलावे बुजुर्ग मैक्सिमम बुजुर्गों को कुछ न कुछ प्रॉब्लम को मॉर्बिडिटीज भी होते हैं, जैसे किसी को ब्लड प्रेशर होते हैं, किसी को हाइपर इसके शुगर होते हैं, थायराइड की प्रॉब्लम होती है। तो इस कंडीशन में वो सब कुछ के साथ कॉम्बाइन नहीं कर पाते। ऐसे कंडीशन में उन्हें मेडिसिन का सहारा लेना पड़ता है। अभी तो हम लोग जो भी बात कर रहे हैं कि लाइफ स्टाइल सबसे इम्पोर्टेंट होता है इसको प्रिवेंट करने के लिए। अगर मैं आपसे कुछ की पॉइंट पूछूं सबके लिए प्लस बुजुर्गों के लिए, हम लोग भी अब बुजुर्ग होने की तरफ ही जा रहे हैं, तो उस स्टेज में क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए? एक बार की पॉइंट जैसा आपने कहा वॉकिंग, शहरों में एक दिक्कत और भी होती है कि वॉक के लिए स्पेस की भी प्रॉब्लम होती है, लेकिन जितना आपने कहा कि चलिए वर्क प्लेस तक वॉक करते ही चले जाएं, तो एक आपने कहा वॉकिंग या अपर बॉडी एक्सरसाइज, खाने के लिए भी आपने कहा कुछ और भी ऐसा प्रिकॉशन है लाइक हमें नींद पूरी लेनी चाहिए, कुछ इस टाइप का, कितना रेस्ट करना चाहिए, मतलब लाइफ स्टाइल में चेंजेस में क्या क्या आना चाहिए? एक्टिविटीज तो ऑब्वियसली मैंने बोला इससे पहले, कई सारे बुजुर्ग भी ऐसे होते हैं जो कि निकोटीन का सेवन करते हैं, स्मोकिंग, उन्हें इस चीज के लिए डेफिनेटली छोड़ देना चाहिए। इवन यंगर लोगों को भी छोड़ देना चाहिए। और इसके साथ साथ एक मेंटल हेल्थ भी उन्हें फॉलो करना चाहिए, जैसे खुद को खुश रहना, टेंशन वाले एनवायरनमेंट से दूर रहना खुद को। ये हमेशा पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन जहां तक पॉसिबल हो इस चीज को उनको करना चाहिए, क्योंकि मेंटल हेल्थ भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस एज में। ये आपने अच्छा पॉइंट याद दिलाया। तो मेंटल मैं ये जानना चाहूँगी आजकल जैसे कि स्ट्रेस बहुत ही कॉमन है, ये हर किसी को थोड़ा है बहुत होता ही है, और इससे कोप करने की जो कैपेसिटी है कोप अप करने की वो भी कम होती जा रही है हमारी। तो इसका हार्ट पर डायरेक्ट क्या कोई असर पड़ता है? नहीं, इसका डायरेक्ट इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन इसका इनडायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। अगर कोई ऐसे लोग हैं जिनका मूड डिप्रेस्ड होता है, हमेशा डिप्रेशन के शिकार होते हैं, उन्हें बहुत तरह की प्रॉब्लम इंक्लूडिंग द हार्ट प्रॉब्लम अगर होती है तो उन्हें में ज्यादा सीवियर होती है वो चीज, इनका रिकवरी रेट कम हो जाता है कई बार, ऐसा मैंने। अच्छा, अब आप लोगों को कुछ पूछना है? मेरा एक सवाल है। जी जी। बोलिए। डाइट में मैं ये जानना चाहती हूँ कि जिसे हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन जिसे भविष्य के लिए परहेज करना चाहिए, तो वो 40 से 50 के बीच में या 50 से 60 के बीच में उसका डाइट क्या होना चाहिए? डॉक्टर साहब, मैं एक बार रंजना जी के बारे में बता देना चाह रही हूँ कि इन्होंने किडनी डोनेट किया है ना, इनके भाई को किया है, तो इनको शायद इसलिए ये स्पेशली मैं इनके लिए इम्पोर्टेंट है, और भी ऐसे लोगों के लिए होगा ये, क्योंकि इनका खाने पीने का भी लिमिटेशन हो गया होगा, और इसके लिए मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि अभी इस एज में इन्होंने इतना बड़ा डिसीजन लिया। भाई का प्रेम तो होता ही है भाई बहन का। हाँ, मेरी जो उम्र है
हाँ, नमस्कार बबीता जी, आपने अच्छा नमस्कार। इसमें किया। मैं उनसे वही डॉक्टर साहब से एक सवाल में पूछना चाह रही थी कि अभी जो मेरी उम्र है वो 48 है, 48 प्लस हो चुकी है। तो उसमें मैं ये जानना, आवाज आ रही है? जी हाँ, आ रही। हाँ, तो उसमें जैसे अभी बबीता जी ने कहा कि मैंने किडनी डोनेट किया है, फिर हार्निया का भी ऑपरेशन हुआ, यूट्रस भी रिमूव हो चुका है, तीनों ऑपरेशन एक साथ में होला में। अब क्या हो गया है कि ये सब चीजें होने के बाद ही मेरा वेट जो है बढ़ा है। तो एक डर है मन में कि जैसे आपने प्रिकॉशन लेने के लिए हार्ट की बात कही कि मोटापा आ जाने से ये सब होता है, लेकिन मैं अपने डाइट के बारे में बताऊं, कम से कम भी लो तो वेट बढ़ता जाता है। तो इसका क्या, मैं आप बता सकते हैं कि मतलब इस बीच में मेरा डाइट क्या होना चाहिए? आपकी हाइट और आपकी वेट क्या है? हाइट मेरी 5 फीट है और वेट हमारा बढ़ गया, जो 70 हो गया। 2016 हाँ, में ये मेरा 58 था। नहीं, वे अच्छी चीज नहीं है आपके लिए। जी निश्चित रूप से आपको आप क्या फिजिकली एक्टिव हैं? आप कोई एक्सरसाइज वॉकिंग ये सब करते हैं? नहीं, एक चोट क्या है ना कि थोड़े घुटने की वजह से मैं डेली रेगुलर वॉक नहीं कर पाती। जो पहले करती थी, पहले मैं रेगुलर किया करती थी, अब रेगुलर नहीं हो पाता। कभी कभी जिस दिन मुझे आराम घुटने को लगता उस दिन मैं कर लेती हूँ। देखिए, तब तो आपको फिजिकल एक्टिविटीज भी आपकी लिमिटेड हो जाएगी और आपके वेट डेफिनेटली ज्यादा है आपके हाइट के हिसाब से। जी तो जी आपको जो फास्ट फूड और जो आउटसाइड फूड होते हैं वो डेफिनेटली आपको अवॉइड करनी चाहिए। स्वीट आपको अवॉइड करनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी आपको अवॉइड करनी चाहिए जहां जी तक हो सके, क्योंकि आप अपने एक्सरसाइज करके वेट को कम करना आपके लिए मुश्किल है, तो आपको डाइटिंग करके कब उसको कम करना पड़ेगा और साथ में आप अपर बॉडी, क्योंकि ये एक विशेष साइकिल होता है। अगर आपका वेट बढ़ेगा तो उसका वेट का इफेक्ट घुटनों पर आएगा और वो और भी आपके कमजोर होते चली जाएगी। घुटने आपके कमजोर होते जाएंगे तो आप एक्सरसाइज और नहीं कर पाएंगे और आपका वेट और बढ़ता जाएगा। ये एक विशेष साइकिल होता है। अगर एक बार अगर आप डाइटिंग पर भी कंट्रोल करना पड़ेगा, इसमें से आपको फैट कम करना होगा, कार्बोहाइड्रेट को भी लिमिटेड करनी होगी। एक मोटा मोटी एक मैं आपको आइडिया दे सकता हूँ कि जितने खाने के बाद आपका भूख थोड़ी सी अभी भी लगी ही रहे, उतना ही आप खाइए। बहुत सारे ये बॉडी का मैकेनिज्म सभी का अलग अलग होती है। किसी का ज्यादा खाने से भी वेट नहीं बढ़ता है, किसी किसी का कम खाने से भी वेट ज्यादा बढ़ता है। ये इंटरनल मैकेनिज्म, जी इंटरनल हार्मोन सिस्टम होते हैं जो सभी के अलग अलग होते हैं। इसलिए एक फॉर्मूला सभी पर अप्लाई नहीं किया जा सकता है। लेकिन इस स्टेज में भी अगर घुटने की आपको प्रॉब्लम है, अगर आपके पास फैसिलिटी है, तो स्विमिंग आपके पास एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। जी अदरवाइज अपर बॉडी एक्सरसाइज भी बहुत तरीके के एक्सरसाइज होते हैं जो जिम या फिर फिजिकल ट्रेनर आपको उसके लिए बेटर आपको एडवाइस कर दे सकते हैं। जी खाने के लिए जो आपकी डाइट है वो फ्रीक्वेंसी आप इंक्रीज कीजिए, लेकिन क्वांटिटी कम कर दीजिए। फ्रूट्स जी और वेजिटेबल्स एंड साथ में फाइबर डाइट, ये आपके लिए फायदेमंद रहेगी। जी जी जी, बिल्कुल। धन्यवाद, बहुत बढ़िया सजेशन। हालांकि डाइट तो मेरा कम है, लेकिन वेट दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसके मुझे कभी लगता है कि हर्निया या यूट्रस रिमूव होने के कारण अचानक वेट तो नहीं बढ़ गया? नहीं, यूट्रस और हर्निया है, ये दोनों आपके फर्दर लाइफ पे कभी कोई इफेक्ट नहीं डालेंगे, उसे आप जी भूल जाइए। जी घुटना का जो प्रॉब्लम है और किडनी का प्रॉब्लम, किडनी का भी प्रॉब्लम, एक किडनी रिमूव होने के बाद दूसरे किडनी बाय गॉड गिफ्ट अपने जी साइज में थोड़ी इनलार्ज हो जाते हैं, उनकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, जो दूसरे जो आपकी रिमूव्ड किडनी है उसको जी फंक्शन को टेक ओवर करने के लिए। तो उस जी पार्ट को भी लेकर के आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। जी और जी आपका जो वेट बढ़ रहा है, कम खाने के बाद भी आपका वेट बढ़ रहा है, इसका मतलब आपका जो बॉडी में इनपुट हो रहा है और आउटपुट के बीच में अभी भी बैलेंस नहीं है। आपको लगता है जी कि आप कम खा रहे हैं, लेकिन आपकी एक्टिविटीज इसका मतलब ज्यादा कम है, जिसकी वजह से आपका वेट कम नहीं हो रहा है। सपोज सपोज एक्टिविटी एक तो बर्तन है, उसमें हो गया आप है। जी, एक्टिविटी मुझे कम हो गया पहले से, ये मैं मान रही हूँ। उसको थोड़ी बढ़ाने की जरूरत है, ऐसा मैं सोच रही हूँ। एक एक सिंपल फॉर्मूला है कि अगर आपके इनपुट और आउटपुट दोनों सेम होंगे तो आपका वेट कांस्टेंट रहेगा।
और अगर आपका वेट बढ़ रहा है तो निश्चित रूप से आपके इनपुट ज्यादा है या फिर आपकी आउटपुट कम है। आउटपुट जी मतलब एक्सरसाइज, इनपुट मतलब डाइट। जी जी जी, धन्यवाद जी, हाँ, फॉलो मेरा भी करेंगे। एक सवाल मुझे भी एक याद आया। अच्छा, किसी का मुझे इको आ रहा है, किसी घर में टीवी चल रहा है या कोई और यूट्यूब में कुछ चल रहा है क्या? अगर आप लोग प्लीज देख ले अपने आसपास और किसी का है, क्योंकि दो पीछे से एक बैकग्राउंड साउंड आ रहा है जबकि सबका म्यूट है यहाँ से, वो रिकॉर्डिंग को नहीं, डिस्टर्ब करेगा। अच्छा, जैसे जिम वाले होते हैं, जैसे कुछ लोग 3 दिन जिम जाते हैं, थ्राइस वीक, 5 डेज वीक, इस टाइप का एक फॉर्मूला चलता है जिम वगैरह में। उनका कहना ये होता है कि अगर पर डे कोई एक सेम चीज़ करे तो बॉडी एडॉप्टेड हो जाता है उसके लिए, तो फिर ज़्यादा इफेक्ट नहीं डाल पाता। जैसे कि योगा वगैरह कहते हैं पर डे करते हैं, और आप भी कह रहे हैं कि एक्सरसाइज करो, वॉक करो। तो अगर हम पर डे सेम चीज़ करते हैं तो क्या वो हम पे असर नहीं डालता? मतलब उसका इफेक्टिविटी बनी रहती है, या उसी में गैप देना ज़रूरी है कि हम 5 डेज करें, 3 डेज अ वीक करें, ऐसा कुछ है जो जिम का सिस्टम होता है? अगर कोई ये बोलता है कि इंटरप्टेड करना चाहिए, इसका मतलब वो इस बात को बोल रहा है कि जो एक्सटर्नल एक्सरसाइज करते हैं, यंगर लोग जिम में करते हैं, उन्हें 5 दिन या 6 दिन पर 1 दिन का गैप देना चाहिए जिससे मसल्स अपने आप को रिकवर कर सके। लेकिन जो लोग लाइट एक्सरसाइज करते हैं उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं होती है, वो डेली ही कर सकते हैं। और कुछ दिन सेम एक्सरसाइज करने के बाद अगर किसी को लगता है कि ये इफेक्ट कम हो गया है, ऐसा नहीं होता। रदर बॉडी उस चीज के लिए ज्यादा एडेप्ट हो जाती है करने के लिए, मसल्स स्ट्रेंथ बढ़ती है और स्टेमिना बढ़ता है, जिसकी वजह से लोगों को ये लगता है कि सेम एक्सरसाइज करने से पहले जितना इफेक्ट होता था अब नहीं हो रहा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मतलब कंटिन्यू कर सकते हैं, वीक में 6 दिन जी वॉक हाँ, करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है? अच्छा, आप जी लोग हाँ, अगर लाइट एक्सरसाइज करते हैं तो आप डेली कर सकते हैं। अच्छा, वॉक में रनिंग में कुछ डिफरेंस है? लाइक मैं पूछना चाहूँगी, जैसे किन्हीं को ये स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है या नी की प्रॉब्लम है, हम्म, तो अगर रन नहीं कर सकते, रन और फास्ट वॉक में क्या बेटर है? और रन किन किन को नहीं फास्ट बेटर वॉक है, बेटर, वॉक बेटर है? फास्ट वॉक बेटर है क्योंकि उससे नी ज्यादा प्रोटेक्टेड रहती, बशर्ते आप उसे लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए करें। लेकिन जो यंगर एज है, एथलीट्स हैं जिनके नी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, हेरिडिटरी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो रनिंग कर सकते हैं। ओके, तो जनरल के अभी लिए लगभग 44 ईयर्स एज मेरा हो गया है और हम डायबिटिक पेशेंट भी हो गए हैं, इसलिए कभी कभी डर लगता है कि कहीं हार्ट का प्रॉब्लम तो नहीं आ सकता है, और डायबिटिक का दवा भी खा रहे हैं। आपकी डायबिटीज कंट्रोल रहती है या फिर अनकंट्रोल्ड रहती है? नहीं नहीं, अभी तक कंट्रोल रहा है, लगभग खाना वाना खाने के बाद भी 150 के अंदर ही रहा है। ठीक है, अगर ये कंट्रोल रहता है तो आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके हेरिडिटरी प्रॉब्लम होते हैं, मतलब उनके पेरेंट्स ये सब भी हार्ट के पेशेंट होते हैं। ऐसे लोग अगर डायबिटिक हो तो उनको बीच बीच में चेकअप करवाते रहना चाहिए। लेकिन आपके पेरेंट्स में किन्हीं को हार्ट की कोई प्रॉब्लम हुई थी? नहीं, ये तो नहीं था ना, डायबिटीज भी नहीं था ना हार्ट का प्रॉब्लम। हाँ, तो ये डी नोवो इसे बोलते हैं, आपको न्यू हुई है। अच्छा, जब आप रेगुलरली आप अपना चेकअप करवाते रहिए, आपकी डायबिटीज को छोड़ करके आपका वेट भी ज्यादा नहीं है, तो आप हाई रिस्क में मेरे ख्याल से अभी नहीं है। कंट्रोल रहता है, शुगर कंट्रोल रहने से आपका बेटर रहेगा। आप बीच बीच में लेकिन चेकअप करवा लीजिए। लगभग 5-6 महीने पे ईसीजी भी कराते रहते हैं, चेकअप कराते रहते हाँ, मैं अपने आपके माध्यम से मैं अपने दर्शकों को एक और चीज बोलना चाहूंगा हैं। कि जो हार्ट अटैक के लक्षण होते हैं जिससे हमें प्रिकॉशन रहना चाहिए या फिर कब अलार्मिंग होना चाहिए कि हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, वो ये है कि अगर एक्सर्शन वाला कोई भी काम करने से या तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो, सांस लेने में तकलीफ हो, चेस्ट में भारीपन हो या फिर चेस्ट में पेन हो, ऐसा कुछ भी होने से, जैसे जिस काम को आप नॉर्मली आराम से कर लेते, जैसे सीढ़ी चढ़ना, लेकिन चढ़ने के बाद से आपको बहुत तेज सांस फूलने लगता है, ऐसे कंडीशन में ये एक साइन है कि हार्ट अटैक हो सकते हैं, इस्केमिक डिजीज हो सकते हैं। ऐसे कंडीशन में डॉक्टर के पास जाना चाहिए। एक और चीज में, डायबिटिक पेशेंट में कई बार ऐसा होता है जिसको साइलेंट एमआई बोलते हैं, कि हार्ट अटैक हो जाता है लेकिन उन्हें पता नहीं चलता, वो पेन नहीं होता है उसमें। ये ज्यादा इवन डेंजरस होता है और ये ज्यादा डायबिटिक पेशेंट में होते हैं।
तो ऐसे कंडीशन में रोकथाम यही है कि अगर आपको कुछ एक्सर्शन करने से सांस फूल रहा है तो भी आपको सतर्क हो जाना चाहिए और डॉक्टर के पास जाना चाहिए। चलिए डॉक्टर साहब, थैंक यू। आपने काफ़ी ज़रूरी विषय पर काफ़ी अच्छी जानकारी दी और आपने समय निकाला। आज थोड़े टेक्निकल प्रॉब्लम्स के कारण आपका भी थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा। मैं एक और मैसेज देना चाहूंगा। जी। सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट किया हाँ। कि कुछ प्रॉब्लम होते हैं हार्ट में जिसमें पेन नहीं होता है। जैसे बच्चों के प्रॉब्लम्स होते हैं, बच्चों को पेन नहीं होता है। वाल्व के प्रॉब्लम में पेन नहीं होता है। और ऐसे कंडीशन में जब पेन नहीं होता है तो लोग मेडिकल जो दिखाने के लिए या फिर डॉक्टर से कंसल्ट करने में देरी करते हैं। बच्चों में एक इम्पॉर्टेंट लक्षण है कि वो सांस थक जाती है उनकी, और बच्चे अपने सामान्य उम्र के बच्चे के अपेक्षा कम खेलना कूदना करते हैं और वो जल्दी थक जाते हैं। फिर उनके लिप्स, उनके नेल्स ये सारे नीले पड़ जाते हैं कभी कभी रोने के टाइम से, या फिर जब वो एक्सर्शन करते हैं, या फिर ऐसे भी कभी कभी। ये सारे ही हार्ट के लक्षण हैं। अगर इसमें से कोई भी लक्षण दिखे तो डॉक्टर से संपर्क करें। नहीं तो ये और वाल्व के प्रॉब्लम में हाँ बोलिए। मैं कहती कि जनरली हार्ट का बीमारी से मतलब होता है कि चेस्ट में बहुत तेज पेन, एक कॉमन हाँ हाँ, यही मैं अपने दर्शकों को बोलना चाहूंगा कि हमेशा ऐसा नहीं होता है। वाल्व के पेशेंट में ज्यादातर केस में सांस की समस्या होती है। उन्हें जब वो फ्लैट सोएंगे तो उन्हें लगेगा कि उनका कोई चोकिंग हो रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, और अचानक से हड़बड़ी में उठेंगे और खिड़की के पास भी कभी आते हैं फ्रेश एयर लेने के लिए। सफोकेशन टाइप की फीलिंग आती है। कभी कभी सर के सामने अंधेरा हो जाता है, चक्कर खा करके कभी कभी वो गिर जाते हैं। ऐसा भी प्रॉब्लम होते हैं। ये सारे ही हार्ट के लक्षण हैं। तो हार्ट का बीमारी का मतलब सिर्फ चेस्ट पेन नहीं होता है। सांस की तकलीफ, नीलापन, खेलने कूदने की कैपेसिटी बच्चों में कम होना, ये सारे इसके लक्षण है। और बच्चों में हमें खासकर ध्यान देने की जरूरत होती है क्योंकि उनके वो जन्म से ही ये प्रॉब्लम होती है, इसलिए उन्हें कभी इस बात का फीलिंग नहीं आता कि नॉर्मल क्या है और अब नॉर्मल क्या है। इसलिए वो उसी चीज को नॉर्मल समझते हैं जो उनके लिए अब नॉर्मल है एक्चुअली। इसलिए बच्चे इस चीज का कंप्लेन कभी भी अपने पेरेंट्स से नहीं करते। तो इस चीज का डिफ्रेंशिएट वही कर सकते हैं जिनके नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटीज का कभी एक्सपीरियंस रहा हो। बच्चे को ये चीज नहीं होती, इसलिए पेरेंट्स को ये चीज के लिए ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती। चलिए, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आपने बताया। चलिए, और तो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है ना? चलिए, आपने इतना टाइम निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों का भी बहुत धन्यवाद कि आप लोग इतने बिजी टाइम से संडे को निकाल के आप इस चर्चा में शामिल हुए।